आज हम याद करेंगे, विचार करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्हें वास्तव में विचारकों से बहुत अधिक लगाव नहीं था, बल्कि वो बार बार हमारे सामने एक सवाल करते हैं कि इतने सारे विचारकों के होने के बावजूद ये दुनिया बदली क्यों नहीं, या ये दुनिया बदलेगी कैसे, उस गति से कैसे बदलेगी जिस गति से इसे बदलना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स की, जिनका पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स, जो जन्मे 5 मई 1818 को जर्मनी में। जब हम आज इस दुनिया को कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के रूप में बटा हुआ देखते हैं, तो मार्क्स ने सिर्फ इसे 2 हिस्सों में देखा, हैव्स और हैव नॉट्स। उनके चिंतन ने 20वीं शताब्दी में और आज के भी हमारे जीवन में एक नई दिशा दी। आज कोई भी ऐसा पहलू नहीं है हमारे जीवन का जो मार्क्स के चिंतन से अछूता रह गया हो। यूनिवर्सिटी लाइफ हो या पब्लिक लाइफ हो, हम चारों तरफ उनके असर को देखते हैं। उनका असर न केवल फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल थ्योरी में है, बल्कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी भी चिंतन की दिशा में जाएं, तो हम समझ सकते हैं कि मार्क्स ने किस तरह से प्रभावित किया है। चाहे वो सोशियोलॉजी हो, जर्नलिज्म हो, या जो वो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें वो साइंटिफिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें एक सोचने का नया तरीका दिया है, हमारे हाथ में एक लेंस दिया है जिसके तहत हम इस दुनिया की एक वैकल्पिक दृष्टि शुरू कर सकते हैं। मार्क्स एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, ये उनके बचपन से नजर आने लग गया था। उन्होंने इस दुनिया को समझने और बदलने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन्स की एजुकेशन हासिल करी। 17 वर्ष की उम्र में वो बॉन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जहां वो लॉ पढ़ाई करते हैं और वो देखते हैं कि कानून को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और कानून से किस तरह जीवन को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट में बर्लिन और जेना यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी का अध्ययन किया। यहीं से हम कह सकते हैं कि वो हीगल से बहुत प्रभावित हुए। हीगल जिन्होंने फिलॉसफी में एक नया डायलेक्टिकल मेथड शुरुआत किया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, फिलोसोफर्स जो हैं हमारी दुनिया की अल्टीमेट रियलिटी की नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। वो हीगल ने भी, मुझे लगता है, अपने सारे साथियों के साथ उस एब्सोल्यूट आइडिया की बात करी, पर हीगल ने जिस तरह से उसमें इंडिविजुअलिज्म को प्राथमिकता दी और उसमें उसको एक डायनेमिक और इवॉल्विंग मैकेनिज्म बताया, और जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करी, उसने मार्क्स को बहुत प्रभावित किया और मार्क्स ने उसी को आगे बढ़ाया। जब वो अपनी पीएचडी लिखते हैं तो साथ साथ वो हीगल के विचारों को और उद्घाटित करते हैं। जो नेचुरल फिलॉसफी में उन्होंने अपनी पीएचडी लिखी, उसमें उसके असर हम साफ देख सकते हैं। जब आप मार्क्स के स्टडी पीरियड को देखते हैं तो एक बात बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्क्स ने पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं की। मार्क्स ने पढ़ाई की इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया को बदलने के लिए। जब वो पीएचडी करते हैं 1841 में, तब भी उसी के साथ साथ वो लिख रहे हैं समाज के अलग अलग पक्षों में, गैर बराबरी के बारे में, किस तरह से ये बदलाव संभव है। आप देखिए कि 1842 में जब वो लिखना शुरू करते हैं अपने दोस्तों के साथ और सर्वहारा क्रांति के विचारों को प्रतिपादित करते हैं, उद्घाटित करते हैं, तभी उनके ऊपर एक बैन लगता है। 1845 में जब वो फ्रांस से बैन हुए तो वो ब्रुसेल्स चले गए और वहाँ उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान दिया। यहीं से हम सीख सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान जो है वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं होता, हमें उसे बाहर ले जाके पूरी मानवता के लिए वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। मार्क्स ने इसको साबित करके दिखाया। 1847 में वो अपने दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के साथ एक बहुत ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, जिसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की भी बात कह सकते हैं। दोस्तों, मार्क्स का मूल विचार, जिसे हम मार्क्सिज्म भी कहते हैं, उसके अनुसार जो निजी स्वामित्व है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत एक गहरी समझ बनाई और उन्होंने कहा कि जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक हमला करते हैं या उसको ख़त्म करते हैं, तो वो जो सारी पूंजी है वो सर्वहारा राज्य के हाथ में, मेजॉरिटी के हाथ में, कॉमन पब्लिक के हाथ में आती है। और वो सारे जो कंट्रोल है, वो पूंजी, वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वो आप ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सिस्टम जब
पूरी राष्ट्र की संपत्ति हो जाते हैं, तब एक बेहतर दुनिया संभव है। जब सारी पूंजी, सारा उत्पादन और सारा विनिमय राष्ट्र के हाथ में आएगा, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो भी बखेड़ा है, जो डेप्रीवेशन की जो हमारे दिमाग में चिंताएं हैं, जो गैर बराबरी है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का वो नारा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा गूंजता रहेगा, जब वो मजदूरों का आह्वान करते हैं, जो वो कहते हैं, हे दुनिया के मजदूरों, तुम सभी इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब। कार्ल मार्क्स जो है अपनी राइटिंग्स में, जिसमें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है और अनेक लेखों के माध्यम से पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार अंत में एक संघर्ष होगा और सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में बूर्जुआ वर्ग को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेगा। मार्क्स को हम भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का पहला आलोचक भी मान सकते हैं। उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति हमें चेतावनी दी और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को इसका सबसे बड़ा कारण माना। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी किताब, जो सबसे बड़ी आप उनका कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, दास कैपिटल में भी अपने विचारों को बहुत तथ्यात्मक और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया है। उन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी एडम स्मिथ की थियरी, जिसको आप कैपिटलिज्म के फादर के रूप में भी जानते हैं, उसको पलट दिया। एडम स्मिथ जो बार बार कहते थे कि जो मार्केट है वो गवर्न होती है किसी अदृश्य शक्ति के कारण, मार्क्स ने उसे बिल्कुल सरे से समूल उसको क्रिटिसाइज किया और उसको ख़त्म किया। मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिज्म के अंतर्गत जो है डिप्रेशन, मंदी का आना बार बार तय है और ये एक तरह से कैपिटलिज्म को मजबूत करता है। ये कैपिटल मॉडल में एक इनबिल्ट सिस्टम है। मार्क्स के अनुसार यदि हमें डिप्रेशन को ख़त्म करना है, आर्थिक मंदी को ख़त्म करना है, तो हमें कैपिटलिज्म को भी ख़त्म करना पड़ेगा। मार्क्स के चिंतन को समझने के लिए हमें जो एक मुनाफे और एकाधिकार, जो प्रॉफिट और मोनोपोली की बात को भी समझना पड़ेगा। ये उनके सिद्धांत के बहुत अहम पहलू हैं। प्रॉफिट, जिसको हम अतिरिक्त मूल्य भी कहते हैं, एक मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार समस्या ये है कि उत्पादन के साधनों के मालिक इस अतिरिक्त मूल्य को, इस प्रॉफिट को ले जाते हैं और सर्वहारा वर्ग की कीमत पर अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाने में जुट जाते हैं। इस तरह पूंजी एक जगह और कुछ चंद हाथों में केंद्रित हो जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, मजदूरी में गिरावट आती है। अगर इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल फिगर बताऊं, तो एक ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने एक सर्वे किया है हाल ही में, जिसमें उन्होंने पिछले 2 दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन स्टडी किया और पाया कि जैसे वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया है, वो उतना ही है जैसा कि पिछले 10 से 20 साल में था। और उसके मुकाबले अधिकारियों का, ऑफिसर्स का, जिसको हम वाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं, उनका वेतन में 40 से 110 गुना तक भी बढ़ोतरी हुई है। मार्क्स के असर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी में मजदूरों ने रूस, चीन, क्यूबा और अन्य देशों में शासन करने वाले लोगों को उखाड़ फेंका और निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लिया। जैसा कि आमतौर पर महान लोग करते हैं कि वो अपने समय की नॉलेज को पलट कर रख देते हैं, मार्क्स ने भी एक अल्टरनेटिव वोकैबुलरी क्रिएट करी। हम देखते हैं कि उन्होंने बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, बूर्जुआ नेशनलिज्म, बूर्जुआ रेवोल्यूशन, बूर्जुआ सोशलिज्म और उसके साथ साथ कल्चरल कैपिटल, कल्चरल हेजेमनी, मीन्स ऑफ लेबर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेटिव डेप्रिवेशन और वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन की बात करके हमारे चिंतन को एक नया आयाम दिया। मार्क्स, जिन्होंने पूंजीवाद के बारे में कई बातें की, उन्होंने ये भी बात कही कि जो पूंजीवाद है अपनी कब्र खुद खोदता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। पर ये बात हमें कहीं ना कहीं गलत सी दिखाई देती है। हुआ है इसके बिल्कुल उल्टा। साम्यवाद तो खत्म हुआ, परंतु पूंजीवाद सर्वव्यापी हुआ है। चीनी क्रांति की वजह से आज़ाद हुए शोषित और गरीब मजदूरों को आत्महत्या के कगार पर आना पड़ा है। बल्कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसमें जो लग्जरीज और ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। भले ही मार्क्स की सभी भविष्यवाणियां सही ना हुई हों या अपने विचार में उतने सफल ना हुए हों, पर पूंजीवाद के
वैश्वीकरण की आलोचना करने में उन्होंने जरा भी गलती नहीं की। वो हम सब लोग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देख सकते हैं। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बेसिक एक फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट दी कि पूंजीवाद के वैश्वीकरण से ही अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी का माहौल बनेगा। और 20वीं और 21वीं शताब्दी में हमने जितने भी वित्तीय संकट देखे, हम उससे ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही कारण है कि भूमंडलीकरण की समस्याओं पर मौजूदा बहस में मार्क्सवाद को बार बार याद किया जाएगा। बहुत से चिंतक ये मानते हैं कि मार्क्स के विचार में मिडिल क्लास की बात ना किया जाना भी एक विफलता है। उन्होंने इस बारे में बात नहीं की कि मिडिल क्लास का क्या रोल रहेगा। और वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि शायद मिडिल क्लास के होने से या मिडिल क्लास के कैरेक्टर के कारण ही जो मार्क्स का असली विचार है अपने चरम बिंदु तक नहीं पहुंच पाया। हम यदि और कुछ भूल भी जाएं तो हम मार्क्सिस्ट क्वेश्चन को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि जिन मजदूरों ने, जिन लेबर कम्युनिटीज़ ने अपनी जी तोड़ मेहनत से ये समाज, देश और दुनिया बनाए, इतने खूबसूरत विशाल शहर बनाए, बड़े बड़े उद्योग धंधे, सोना उगलते कारखाने और इतनी फैक्ट्रियाँ, और आप कहें कि जीवन को चलाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होती है, दूध दही घी पैदा किया अपने पसीने से, अपने जो अपने अलावा पूरी दुनिया के लिए कोयला बनाया, बांध बनाए, सोना बनाया, ट्रेन, हवाई अड्डे, हवाई जहाज़ बनाए, बंदरगाह बनाए, यहाँ तक कि जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए, उसी में वो लोग एंटर नहीं कर सकते, उसी में उनका कोई हिस्सा नहीं है। आप यदि देखते हैं कि कोई मज़दूर का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो उसके प्रति एक विशेष तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये जो सवाल हैं ये मार्क्स के चिंतन को हमेशा जिंदा रखेंगे। आज भी जब हम एक वैश्विक महामारी, एक ग्लोबल पेंडेमिक कोरोना से जूझ रहे हैं, तो हम बार बार देखते हैं कि सब लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बैकबोन टूट रही है, वो कमज़ोर हो रही है। पर पूरी मानवता की और जो आप कहें पूरी ग्लोबल ह्यूमैनिटी की जो रीढ़ है, जो लेबर कम्युनिटी है, उसकी चिंता की कोई बात नहीं कर रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज मार्क्स के प्रशंसकों और फॉलोवर्स में भारी कमी आई है। सब लोग यही कहते हैं कि जो मार्क्स के फॉलोवर्स हैं उन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। ये एक हमारे जीवन में, हमारे आज के संदर्भ में जो थियरी और प्रैक्टिस के बीच की दूरी है ये साफ नज़र आती है। पर मार्क्स का जो चिंतन है, मार्क्स के विचार हैं, हमारे देश और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।